बात करेंगे भारत से तिजारत नामंजूर। वफाकी काबीना ने यह बड़ा फैसला किया और काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नहीं, आपने ये जी क्यों किया? आपको उम्मीद नहीं थी या फिर आपने कहा शुक्र है? ये वो इजलास है जिसके ऊपर शुक्र है। अच्छा। शुक्र है। बहुत सारे लोगों की ये नजरें थी क्योंकि जब ये खबर आई थी तो वी वर ऑल शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। और फिर वही रिएक्शन जो है वो काबीना की तरफ से भी सामने आया जो कि बिल्कुल मुंतबिक था, जिसे कहना चाहिए ना, अवामी रद्द-ए-अमल और जज्बात के साथ। तो इसलिए मैंने कहा जी इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि शुक्र है। अच्छा जी, ये आपके सामने ये पूरी सूरत हाल है कि काबीना के इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी की भारत से चीनी और कपास दरामद करने की सिफारिश पर गौर किया गया। ज़राए ने भी बताया कि काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अरकान का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की आईनी सूरत हाल बहाल करे। आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। मुतज़ाद खबरें भी आती रही वैसे इस इजलास के हवाले से भी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ज़राए का कहना है काबीना की जानिब से समरी मुस्तरद किए जाने के बाद वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि मुनासिब दामों पर दीगर ममालिक से चीनी और कपास की दरामद के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। और ECC ने गुज़श्ता रोज़ भारत में कीमत कम होने पर कॉटन मंगवाने की तजवीज़ मंजूर की थी। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि ये आपने कैसे मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था जिसमें भारत से 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त जो है वो दी गई थी। सो इस हवाले से मज़ीद बातचीत जो है वो जानेंगे कि क्या अहवाल रहा इस इजलास का और का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमज़ा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आलिया हमज़ा साहिबा वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, क्या ECC में समरी वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर जाती है? वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था कि ये समरी भेजी गई है? जो काबीना में इतना सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आया वज़ीर आज़म की तरफ से भी और वफाकी काबीना की तरफ से भी। ECC की जो भी समरी होती है उससे कैबिनेट जब तक अप्रूवल नहीं करती वो चीज़ अप्रूव नहीं होती। ECC या कोई भी कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस कैबिनेट को देती है और कैबिनेट की रेटिफिकेशन के बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। यही केस हुआ है कि कल न्यूज़ पहले चलवा दी गई और उसके बाद उसके सारे उस पर तबसरे शुरू हो गए, उस पर TV शोज शुरू हो गए और इन द एंड ये हुआ कि आज कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कश्मीर के एम्बेसडर हैं और कश्मीर पर उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है, तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये इसी तरह का जो भी आउटपुट लेगा और मेरे ख्याल में हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर इतना पूरा यकीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आलिया हमज़ा साहिबा, जो तनकीद हो रही है और जो तासुर उभर रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म ही वज़ारत तिजारत के इंचार्ज मिनिस्टर हैं और उनकी मर्जी के बगैर ECC में ये समरी नहीं जा सकती थी। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। में ये है कि जो फोरम है डिस्कशन का एक चीज़ के ऊपर, मिनिस्टर इंचार्ज बेशक वो है लेकिन वहाँ पर हमारे एडवाइज़र और दूसरा स्टाफ एक रिकमेंडेशन लेकर गया ECC के अंदर। ECC के अंदर उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया। ECC को ये लगा कि ये हमारे बेनिफिट में हो सकता है, बट अल्टीमेट डिसीजन मेकर इज़ कैबिनेट। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ECC की कोई भी अप्रूव करदा चीज़ को कैबिनेट रिजेक्ट कर देती है। इसी को कहते हैं कैबिनेट ओवरसाइट। इसी को कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जितनी भी समरीज आती हैं उन पे डिस्कशन होती है, कैबिनेट मेंबरान की उस पे राय ली जाती है और यही सारा कुछ होता है। तो इससे एक सबक हमें ये जो हासिल हुआ है वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में नहीं आना चाहिए। जो एक चीज़ है उस पर पर्टिकुलर फोरम के डिसीजन आने का वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन ये डिस्कशन उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से ये समरी मूव की गई और उसी के ऊपर सवाल मुसलसल उठाए जा रहे हैं और आपका कहना है कि एडवाइज़र्स ने ये समरी मूव की। वज़ीर आज़म जो है वो इंचार्ज हैं वज़ारत तिजारत के, तो क्या वो लाइम थे? दूसरा ये बताइएगा कि भारत के ऊपर अब ये जो वफाकी काबीना का फैसला आया है कि कश्मीर की ऊपर 5 अगस्त से पहले की पोजीशन में भारत आएगा तो तिजारत के ऊपर गौर किया जाएगा, यानी भारत से तिजारत का अब कोई इम्कान नहीं रहा। वो जो हम कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, उसका भी कोई इम्कान जो है उस तरह से नहीं है।
देखिए, इस केस में तो मैं सिर्फ इतना ये कह सकती हूँ कि भारत अगर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा तो क्लियरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना खत जो उन्होंने मोदी के एज ए गुडविल जेस्चर के जवाब में लिखा था, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि पीसफुल रिलेशनशिप या हमारा इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप इसी केस में हो सकता है कि जब के कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की तमन्ना के लिहाज से हल हो। तो इस केस में तो हमारा पूरा बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस है। सबको पता है कि 370 की जो पोजीशन इंडिया ने ली कश्मीर के ऊपर, उसके बाद हर तरह की ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी गई। और देखिए, जिस तरह हमने ये सारी चीजें देखी हैं, ये इट्स टू वेज। इंडिया भी हमसे कुछ खरीदता था और हम भी इंडिया से कुछ खरीदते थे, तो ये एक म्यूचुअल चीज है। जितना हम तो फिर एक छोटी मार्केट है, इंडिया तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन सारे डायनेमिक्स को समझना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कश्मीरियों का मौक़िफ़, कश्मीरी वो बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करते कि वो इंडिया जाएं और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से ना मिलें। वो कश्मीर की आवाज़ बन के, जिस तरह से उन्होंने दुनिया के ऐवानों में मोदी को फाशिस्ट और मोदी को हिटलर साबित किया है, तो ये बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस है कि जब तक इंडिया इस स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, हम उनसे किसी किस्म का कोई भी ट्रेड, तो एक छोटी सी चीज़ है, हम बाकी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अली हमजा साहिबा। इसी हवाले से बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शारिक बोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा, पाकिस्तान हमेशा से खुद कफील तो रहा कपास के अंदर खुसूसी तौर पर, अब ये हालात आ गए हैं, लेकिन काबीना की जानिब से समरी को मुस्तरद किया जाना, बिजनेस कम्युनिटी कैसे इस फैसले को देख रही है? भारत के साथ जो मामलात हैं, क्या ऐसे हालात में तिजारत होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ये पिछले चंद रोज़ में काबीना का फ़ैसला और ECC का फ़ैसला और चंद घंटों में जो फ़ैसलों में इतना तज़ाद आया, तो ये तज़ाद जो फ़ैसलों में आया, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। और कराची चैम्बर ये समझता है, और बिलअमूम जो पूरी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की ये समझती है कि ऐसी चीज़ों पर जिन पर के हमने ख़ुद हुकूमत को कहा कि आप ऐसी वो तमाम कमोडिटीज़ जो वाइबल हैं इंडिया से इंपोर्ट करने की, उसकी इंपोर्ट की इजाज़त दें, ताकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का मोमेंटम है वो बढ़ रहा है। और अगर वो बढ़ रहा है और उसमें इंडिया से हम कुछ आइटम्स मंगाते हैं, कॉटन यान मंगाते हैं या कॉटन मंगाते हैं या चीनी मंगाते हैं, और हमारी कॉस्ट कम होती है, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को तब्दील करना जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ऐसे वो फ़ैसले जिसका ताल्लुक़ बिज़नेस से है, इंडस्ट्री से है, वो फ़ैसले ECC में और बाद में कैबिनेट में चले जाते हैं और इतनी बड़ी तब्दीली आती है और बिज़नेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है और मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर चीज़ों को स्टेबल रखना चाहिए। ये हमारे मुल्क के मफाद में, ये हमारे गरीब अवाम के मफाद में। बिल्कुल सही। सर, जो आपने इस वक्त बात की है, फिर अगर हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे भी स्टेबल रखना चाहिए तो फिर पॉलिटिकली भी स्टेबल कर ही लेना चाहिए। ये बताइएगा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि खाम माल में पाकिस्तान, जिसमें कि कपास की प्रोडक्शन में हम दुनिया में 5वें नंबर पे थे, तो अब ये हमें अशिया दरामद क्यों करनी पड़ रही है? बिजनेस कम्युनिटी का बिल्कुल अपनी जगह पे मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनको धागा चाहिए, उनको कपास चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनको मुकम्मल कर सकें, लेकिन क्या इस बारे में भी बिजनेस कम्युनिटी विजिलेंट होगी कि ये दबाव डाला जाए कि वो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिसके साथ मुल्क जो कि पहले खुद कफील था इन अशिया में, दोबारा से ये चीज़ें घर से ही मैसर हो सकें, बजाय इसके कि इम्पोर्ट करना पड़े? उसकी वजह यह है कि जो कॉटन यान है, जो धागा है, वो सबसे ज़्यादा वाइबल पाकिस्तान को इंडिया से इंपोर्ट करने में। एक तो बॉर्डर ट्रेड है, आपका फ्रेट कॉस्ट, आजकल दुनिया में पूरी फ्रेट की जो इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो फ्रेट कॉस्ट $1000 थी वो $5000 हो गई है। तो इंडिया से इंपोर्ट करने में हमारा जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बढ़ता है, हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की वो बेहतर रहती है। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यान, बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो कि कॉटन यान जो है वो कंपैटिटिवली प्रोड्यूस करते हैं।
चाइना के पास भी इस वक्त कॉटन यार्न जो है वो कंपेटिटिव रेट्स पर नहीं है। इंडिया प्रॉबेबली इस वक्त वाहिद सोर्स है जहां से कॉटन यार्न आ सकता है और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को हिस्सा बने, लेकिन जो नज़रियाती मामलात हैं वो शायद बहुत आगे होने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। जी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस वक्त हमसा ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होती है जब उनका भी अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, उनके पास प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जो मुकम्मल करने हैं, उन्होंने फ़ायदा लेना है उसमें से, और अगर वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये हुकूमत का भी, मुल्क का भी नुकसान है, ताजिर बिरादरी का भी नुकसान है। की जानिब से भी इसीलिए जो है ना ये कंसिडरेशंस की गई। तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। लेट्स होप एंड विश के इसमें तमाम इंटरेस्ट जो हैं उनको लुक आफ्टर किया जाएगा। एक और अहम इशू की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ये हम 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे आते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके तो शारिक वोरा साहब भी बात कर रहे थे। अब हम बात करें ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की, जिस पे हुकूमत ने जी बड़ा एक्शन ले लिया। हमें लगता है कि शायद हम कई दहाइयाँ पीछे चले जाते हैं जब कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आती है। एग्जैक्टली, इसके बारे में जब है ना बात की जा रही थी बहुत सारी, तो तहकीकाती रिपोर्ट में नामजद अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने 5 अफराद को मुलजिम नामजद किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ जी, तो इसमें अहमद बिलाल सूफी हैं, गुलाम रसूल हैं, अब्दुल बासित हैं, शाहिद अली बेग हैं और तारिक फवाद शामिल हैं। हाँ जी, और वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी है और फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब बरी हुए तो कहा गया कि नैब के पास स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब स्विस अकाउंट का हुकूमत के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है और लीगल टीम जायजा ले रही है, यानी कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस दोबारा से खोला जा सकता है। ये इंदिया दिया गया उनकी जानिब से। हाँ जी, लेकिन पीडीएम की जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना न्यूट्रल नजर आ रही है इस वक्त पिच, मुझे लगता नहीं है कि मामला जो है वो इस तरह सेफ जोन में है। जी, मुझे लगता है कि ये इस तरह के मामलात के साथ वो हम दोबारा से पीडीएम को मुस्तहकम करने की जो है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन ये वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन बेनकाब किया गया है। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशमूल पाकिस्तान लंदन मिशन के पास भी मिसिंग था। और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोशिश की गई है हकाइक छुपाए जाएं और रिकॉर्ड जो है उसे घुमा दिया जाए। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है, जो बड़ी फाइंडिंग है इस रिपोर्ट जो एक खलीज हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान चलती चली आ रही है, ये उस खलीज को मजीद गहरा भी कर सकती है। ऐसी और ब्यूरोक्रेसी ने ये इकदाम अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए किए गए हैं। इतने सख्त जो हैं अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ये जो नोट लिखा है, उन्होंने कहा है कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते हुए गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। अब ये क्या इस्तारा है, क्या कोई तशबीह है, क्या मामला है, अल्लाह ही जाने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल जो जिनको वो कहना चाह रहे हैं उनको ज़रूर समझ आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम ब्रॉडशीट केस के हवाले से बात करेंगे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब से। राजा आमिर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, ब्रॉडशीट रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान लंदन मिशन समेत ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड हर जगह से गायब था। ये अब ब्रॉडशीट के बाद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पहले ही कह रहे हैं कि नहीं, वो हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार, तो इस तरह से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऑफिस से नहीं, बल्कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसेस देखते हैं तो लॉ डिवीजन है, उसके बाद फाइनेंस है, फॉरेन ऑफिस है, अटर्नी जनरल का ऑफिस है जहाँ पे ये रिकॉर्ड था। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जी 7 समुंदर पार जो हमारा हाई कमीशन है वहाँ से भी गायब था। तो ये रिकॉर्ड गायब होने का मतलब यही है कि ये जाहिर करता है कि मेलाफाइडीज थे और ऑफिशियल्स जो उनसे थे वो इन्वॉल्व थे। और क्या है कि जी उनको बचाने की किसी तरीके से भी कोशिश की गई है इसमें। ऑल्दो के जनाब देखना ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ नैब के पास भी वो रिकॉर्ड मौजूद था, क्योंकि नैब भी बड़ी मशहूर है रिकॉर्ड इधर उधर या ओरिजिनल को साइड पे करके फोटो कॉपीज इसी कमीशन की रिपोर्ट के दौरान जो रिकॉर्ड मिला है जिसकी निशानदही अजमत सईद साहब ने की है कि वो एम्बेसीज के उसके जो बैग्स नीचे उसके तहखाने से मिले हैं उसमें गालिबन वो स्विस केसेस का जरदारी साहब का ओरिजिनल रिकॉर्ड भी अनअर्थ हुआ है। तो इससे ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट तो मस्ट है। जितना भी वाइट कॉलर क्राइम है इसमें ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के बगैर ये क्राइम मुकम्मल ही नहीं होते। कहीं ना कहीं रास्ता भी यही दिखाते हैं, तरीका वारदात भी यही समझाते हैं और अल्टीमेटली
जो मेजर चंक होता है उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, और सामने जो लोग होते हैं फ्रंटमैन या दीगर या जिनको आलाकार बनाया जाता है उन्हें भी मिला जाता है। तो बात यह है कि ये चीज़ें तो हमारे सामने आ गई, क्या यह एक अफसाने के तौर पे हमारे सामने आई हैं? हमने अक्सर कमीशंस की रिपोर्ट्स देखी हैं कि एक स्टोरी आपको दे दी जाती है, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, लेकिन उसके बाद क्या ये कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी तब्दील होगी? क्योंकि इंक्वायरी की बड़ी लिमिटेड स्कोप होता है। अब अगर इसका कोई तहकीकाती इदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, भले से वो FIA हो, और फिर हमें जाके पता चलेगा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी में कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे, कौन सा अटॉर्नी जनरल था जो इन्वॉल्व था, कौन सा लॉ डिवीजन में लॉ मिनिस्टर या लॉ सेक्रेटरी थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसको एक अलफ लैला की दास्तान के तौर पे ना रख दे कि अजमत सईद साहब उधर पहाड़ों के नीचे बैठे हुए थे, गीदड़ों की आवाज़ आ रही थी और वो रिपोर्ट लिख रहे थे, बट इनको ये चाहिए कि इसका कोई मंतकी अंजाम भी हो, और उन लोगों को, क्योंकि ये 150 मिलियन डॉलर्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो जो 7 अरब रुपया इतना बड़ा अमाउंट है जो हमने बतौर जुर्माना दिया है, डैमेजेस दिए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ बिल्कुल ठीक है, उसका तयन होना चाहिए। आमिर अब्बास साहब, रिपोर्ट में कहा गया है कि एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। क्या वाकई एसेट रिकवरी मुआहिदा जिसकी इतनी धूम थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए, एसेट रिकवरी मुआहिदा तो कोई ट्रीटी नहीं है। जो वैल्यू होती है या कानूनी शक्ल होती है वो ट्रीटी की है, लेकिन इस केस में आपको इंटरनेशनल लॉ की समझ होनी चाहिए थी। आपको जो बेसिक चीज़ है कि जो एग्रीमेंट लिखा जाता है, ड्राफ्टिंग ऑफ एन एग्रीमेंट्स, और उसकी जो मुख्तलिफ क्लॉजेज होती हैं कि जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, इसमें अनफॉर्चुनेट जो पार्ट है कि जो शुरू में नैब ने और उसके जो जनरल अमजद थे उनके दौर में जो पहला एग्रीमेंट होता है ब्रॉडशीट के साथ, उस एग्रीमेंट की अगर आप क्लॉजेस पढ़ें, खासकर क्लॉज 4 ऐसी है कि जिसमें ये उन्होंने सेटल किया था कि जितने भी पॉलिटिकली ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनकी जो भी हम चीज़ें अनर्थ करेंगे और बाद में अगर वो जब्त होती हैं या रिकवरीज होती हैं तो उसका एक ख़ास परसेंट 20% या जो भी है वो उस फर्म को दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये तयन नहीं हुआ कि वो जो खाली बैरून मुल्क उनके एहसासे या पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ जो एहसासे आते हैं या जो उनकी चीज़ें होती हैं, तो अब उनका क्लेम यही था, और उसमें कहीं ये क्लॉज नहीं लिखी थी कि अगर इसको टर्मिनेट करना है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस फरीक की क्या लाइबिलिटी होगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की क्या ड्यूटी होगी जिसको ये एग्रीमेंट दिया था, उसके पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, क्या बुनियादी तजर्बा होना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें मिसिंग थी उस बेसिक एग्रीमेंट में जो ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान बज़रिया चेयरमैन नैब। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आपका शुभ सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। फराद, देखना तो अब यही होगा कि इस पे क्रिमिनल इंक्वायरी क्या होती है और कार्रवाई क्या की जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत अहम फैसला है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बड़ी सेंसिटिव है। सो इस तरह का कोई भी फैसला जिस तरफ के इशारा दिया जा रहा है कि ये प्रोसीड करेगा, लेट्स होप एंड विश कि इसका नतीजा जो है वो बेहतर निकले। बिल्कुल ऐसे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू बैक। स्टे विद अस।